व्यू 360 में पाकिस्तान का इंतहा पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान, क्या दहशतगर्दी से निपटने के लिए काफी होगा? दरिया की घास और गारे से आशियाने बनाने के माहिर माहिगीरों से मुलाकात। हमारा रोजगार यही है, इसी को जलाते हैं, इसी से घर बनाते हैं, इसी को बेचते हैं। और भारत में तेजाब के हमले का शिकार होने वाली खवातीन का कैफे, जो उनके रोजगार का जरिया ही नहीं बल्कि जीने की उमंग भी है। रोज में जब मैं उन लोगों से मिली तो मुझे एक जीने की राह मिली। मैं फेस कवर करके चलती थी, मैंने उस दिन फेस ओपन किया और आज का दिन मैं फेस कवर नहीं करती हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। पाकिस्तान ने कहा है कि वो किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को महफूज ठिकाने फराहम करने के लिए नहीं इजाज़त देगा और इस हवाले से पाकिस्तान को अपनी आवाम की हिफाजत के तमाम हकूक़ हासिल हैं। ये ऐलान गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के एक गैर मामूली इजलास के अख्ताम पर जारी की गई प्रेस रिलीज़ का हिस्सा था। वज़ीर आज़म हाउस से जारी की गई इस प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, मुल्क के हर इंच पर हुकूमत की रिट कायम की जाएगी। ये भी कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान के तहत मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगी और मुसल्लह अफवाज इस हवाले से एक मौजू और साजगार माहौल मुहैया करने की खातिर पुरअज़्म ढाल मुहैया करेंगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का 2 रोज़ा इजलास ऐसे में हुआ जब पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ज़ोर पकड़ रही हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट इनमें से अक्सर कार्रवाइयों की जिम्मेदारी ले चुके हैं। उधर हुकूमत पाकिस्तान की अफ़गान तालिबान की जानिब से TTP को लगाम ना देने पर मायूसी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के पिछले हफ्ते इस बयान से वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर TTP के जंगजुओं को निशाना बनाने की धमकी का इंदिया दिया। तालिबान हुकूमत पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला के इस बयान की सख्त मज़म्मत कर चुकी है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के आमिर राना मौजूद हैं। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि एक ख्याल ये भी गर्दिश कर रहा था कि शायद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ किसी मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान सामने आए, ताहम नीम कबायली इलाकों में किसी नए मिलिट्री ऑपरेशन के लिए हिमायत इस वक्त कम नज़र आती है। इस वक्त दहशतगर्दी का जो नक्शा मुल्क भर में उभर रहा है, इसमें क्या मिलिट्री ऑपरेशन मौसर हो सकता है? देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन की तो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब उस तरह के ठिकाने तो TTP के दहशतगर्दों के पाकिस्तान में नहीं है कि उन्होंने कुछ इलाके को कब्ज़े में किया हुआ हो। तो सारे इलाके पाकिस्तान की अफवाज के कंट्रोल के अंदर हैं। हाँ, ये है कि सरहद पार से और कभी सरहद के अंदर से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले होते हैं, पुलिस के ऊपर हमले होते हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी जो है वो सर्च बेस ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस चलते रहते हैं। अब इस फैसले के बाद होगा ये कि उनकी शिद्दत में इजाफा होगा और एक बात बार बार की जा रही है कि शायद इन ऑपरेशंस का दायरा जो है वो अफ़गानिस्तान में बढ़ा दिया जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इनिशियली मुमकिन होगा। शायद कुछ सिग्नेचर स्ट्राइक्स हों वार्निंग के लिए तालिबान के लिए। अब ये उसको भी देखना है कि उसमें US पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है वो कैसे चलेगी, क्या ये ड्रोन के ज़रिए होगी, एयर स्ट्राइक्स होंगी, क्या होगा। इसके बहुत सारे अभी प्रिकॉशंस हैं, लेकिन जो सबसे अहम जो फैसला मेरे ख्याल में है जो हुआ है सलामती कमेटी के इजलास के अंदर, वो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है उसको बड़ा रैशनली उसको एनालाइज़ किया गया और उन तमाम बातों का जिक्र किया गया कि जो तवक्कुआत थी अफ़गान तालिबान से वो पूरी नहीं हो सकी। अब उसके लिए स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर ये है कि उनके साथ राब्ते में भी हैं और सरहद के ऊपर जो है वो उसको कंट्रोल को बढ़ाने की बात है। फिर जाहिर है कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है क्राइसिस की, वो तो अलग है, लेकिन वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। आमिर, ये बताइए तो क्या इसका ये मतलब है कि आपको इस इजलास के बाद वो फैसले सुनने को या वो हिकमत अमली सुनने को किसी हद तक मिली जिसकी आप तवक्को कर रहे थे? देखिए, हिंट उससे ज़रूर मिलता है। ज़ाहिर है कि जो हैंड आउट है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, उसमें सारी स्ट्रेटजी तो नहीं बताई जाएगी, लेकिन उससे हिंट मिलता है कि अब अगर कोई इस किस्म का हमला हुआ जिसमें सरहद पार से
लोग आए हों और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करें, तो उस सूरत में पाकिस्तान शायद जो है वो अंदर जाके स्ट्राइक्स कर सके। और लेकिन उससे पहले क्या होगा, वार्निंग दी जाएगी या बगैर वार्निंग के इस किस्म के हमले होंगे। लेकिन जी। उससे ज़्यादा अहम बात ये है कि इन्होंने अफ़गान तालिबान से बराह रास्त बात करने का फ़ैसला किया है इस मसले के ऊपर। अब वो चैनल क्या होगा, मेरा ख़्याल है कि वो स्ट्रेटजी अहम होगी। क्या वो डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल करेंगे? क्या ये ओपन बायलैटरल डायलॉग होगा या सिक्रेटिव होगा? सिक्रेटिव डायलॉग का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कमिटमेंट्स जो हैं वो सामने नहीं आ पाती और कोई भी फ़रीक जो है बाद में किसी भी क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर जी। वो अपनी राय को तब्दील कर लेता है। मेरा ख़्याल है कि ये इम्पोर्टेंट होगा, एंगेजमेंट अफ़गान तालिबान के साथ किस किस्म की होगी इस मसले को लेके। आमिर, ये बताइए, जाने से पहले आपने ख़ुद भी लिखा कि गलती की पाकिस्तान की हुकूमत असग़री क़यादत ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके उनको वक्त मिल गया मुनज़्ज़म होने का। क्यों बार बार ये गलती की जाती है जब माजी में भी हुकूमत डील कर चुकी है इस ग्रोह के साथ? देखिए, ये बड़ा आम सवाल है और यही बार-बार सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों? उसकी तो शायद एक वजह यही है कि एक हमारा जो पूरा सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है, वो बड़ा इंडिया सेंट्रिक है और जहाँ से भी हमें थ्रेट फ़ील होती है कि इंडिया आएगा, तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को तब्दील करता है। और तालिबान से भी तवक्को ये थी कि वो आएँगे तो कम से कम जो है वो इंडिया के लिए यहाँ पे स्पेस कम होगी। लेकिन तालिबान ने भी वही हरबा इस्तेमाल किया है कि उनको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की कमज़ोरी है। जब भी उन्हें पाकिस्तान को तंग करना हो या काउंटर बैलेंस करना हो, तो इंडिया का नाम कभी मुल्ला याकूब लेते हैं, कभी उनके कोई और मिनिस्टर लेते हैं। तो ये एक मेरा ख़्याल है कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि ताल्लुकात जो हैं इंडिया के साथ भी आपके मेरा ख़्याल है रिव्यू करने की ज़रूरत है और अफ़गानिस्तान के साथ भी ज़रूरत है। वो कब होगा? ये उसी वक़्त होता है जब आपकी मईशत स्ट्रॉन्ग हो, आपके सियासी इदारे भी आपके स्ट्रॉन्ग सियासी हों। इदारे स्ट्रॉन्ग हो। आमिर राना, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। अब भारत का जिक्र, जहां तेज़ाब के हमलों की मुतासरा ख़वातीन मिलजुल कर एक ऐसा कैफ़े चला रही हैं जो उनके लिए रोज़गार का ज़रिया ही नहीं बल्कि एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होकर ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का भी ज़रिया है। नवेटा से देखिए सुहेल अख्तर कासमी की रिपोर्ट। मेरा नाम नगमा है और मैं यूपी बलरामपुर से हूँ और अभी फ़िलहाल मैं नोएडा में शिरोज़ कैफ़े में काम करती हूँ। सीरोज़ का मतलब है सी हीरो। जैसे हीरोज़ होते हैं, आप लोगों ने हीरोज़ देखे होंगे, वैसे ही हम लोग अपनी लाइफ के हीरोज़ हैं। मेरा नाम अंशु है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था और उस टाइम पे मेरी उम्र 15 साल थी। और एसिड अटैक करने का रीज़न ये था कि वो जो 55 साल के बूढ़े व्यक्ति थे वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे। मेरे ऊपर अटैक मेरे कज़िन ब्रदर ने किया था और वो मुझे लाइक करता था, मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा था। उस टाइम मैं 14 से 15 साल की रही होंगी। अटैक के बाद लाइफ ऐसी हो गई थी कि जितने सपने होते हैं वो सपने मतलब एकदम से टूट जाते हैं। तो सेम मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे लगा कि अब मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगी लेकिन उस टाइम पे मेरे फैमिली वालों ने, मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उनके फोर्स करने पे मैंने पढ़ाई की और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सिरोज़ का सफ़र मेरा 2015 में स्टार्ट हुआ। मैं 7 मंथ तक देख नहीं पाती थी। मैं मेडिकल कॉलेज में मतलब अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो वहाँ पे एक लड़की ने मुझे बताया था कि मतलब एसिड सर्वाइवर के लिए मतलब एक संस्था है, यहाँ पे कैफ़े खुला हुआ है शिरोज़ हैंग आउट करके, मतलब लखनऊ में, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। मुझे लगता था दुनिया में मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ जिसके ऊपर एसिड पड़ा हुआ है, पर वहाँ पे जाकर जब मैंने देखा तो वहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ
जिनका पूरा फेस जला हुआ है, जिनकी आंखें नहीं हैं, किसी की दोनों आंखें नहीं है, किसी की एक आंखें नहीं है। मतलब वो इतने खुशी से, इतने अच्छे से मतलब रह रही थी वहाँ पे शोज़ हैंग आउट में। वो देखकर मुझे अच्छा भी लगा और दुख भी हुआ कि मतलब ये अपनी तकलीफ़ें किससे मतलब कहती होंगी, ये तो मुझसे ज़्यादा इनकी तकलीफ़ें हैं। उसके बाद मैंने मतलब भाई से बोला, मैंने फ़ोर्स किया कि मतलब मैं काम करूँगी कुछ भी हो जाए। फिर वहाँ से मैंने नंबर लिया सर लोगों का। सिरोज में जब मैं लोगों से मिली तो मुझे एक जीने की राह मिली और मैं फेस कवर करके चलती थी। मैंने उस दिन फेस ओपन किया और आज का दिन मैं फेस कवर नहीं करती हूँ। सिर्फ ये मोटिवेशन मुझे सर्वाइवर से मिला और मुझे एक अपनी ही दुनिया मिल गई। और फिर उसके बाद मेरी ट्रेनिंग कराई गई और मुझे एक जॉब मिली और जॉब के मिलते आज मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाती हूँ और अभी मेरा जीवन जो बहुत अच्छा चल रहा है। जब हम लोग इकट्ठा चलते हैं तो एक ग्रुप रहता है और एक मोटिवेशन रहता है, एक हिम्मत रहती है। और यहाँ पे हम लोग जब निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि सिरोज जा रही हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि लोग आके फिर आगे से मिलते हैं। लेकिन जब हम लोग घर जाते हैं अपने घर, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ें चुभती हैं जहाँ पे मतलब अटैक हुआ वो चीज़ देखकर मतलब कुछ ना कुछ याद आ जाता है। कभी कुछ कोई बोल देता है तुम्हारा बेटा चल रहा है, ऑपरेशन नहीं चल रहा है, कैसे मतलब लाइफ मतलब अपना कैसे स्पेंड करोगी, कैसे जियोगी, विचारी करके मतलब ऐसे कोई वो करता है तो बहुत मतलब वो होता है। तो ज़्यादा यहाँ रहना हम लोग पसंद करते हैं। पेशावर की अनारकली या बंदरिया की यादगार एक ऐसी तारीख़ी कब्र जो नफ़रत, हसद और मोहब्बत की दास्तान बयान करती है। निस्फ सदी तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करने वाले आखिरी अफ़गान फरमारवा की हुकूमत दुर्रानी सल्तनत की बाक़ियात आज सूबे में कम ही दिखाई देती हैं। इसकी क्या वजह है, देखते हैं पेशावर से उमर फारूक की इस रिपोर्ट में। इस खस्ताहाल मकबरे में अपने ज़माने की एक लाजवाल मोहब्बत की दास्तान दफन है। लाहौर की अनारकली से तो हर कोई वाकिफ ही होगा, लेकिन ये मकबरा पेशावर की अनारकली बेगम जान का है। जदीद अफगानिस्तान के बानी अहमद शाह अब्दाली के बेटे ने जब बाकायदा हुकूमत संभाली तो उस वक्त पेशावर को सरमाई दारुल हुकूमत बनाया गया। तारीख दान कारी जावेद इकबाल के मुताबिक यहाँ वो अपनी मुगल मलका की कनीज बेगम जान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। तारीख हमें बताती है कि तैमूर शाह दुरानी की एक बीवी जो मुग़ल शहज़ादी थी और दरबार में एक लोंडी थी जो तैमूर शाह दुरानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। उसका नाम बेगम जान था और बेगम जान को प्यार से तैमूर शाह दुरानी बेबूबी कहा करते थे। तैमूर शाह दुरानी ख़ुद अपने वालिद के वफ़ात के बाद 1773 में तख्त पर बैठे। उसके बाद कुछ चंद सालों बाद बेगम जान या बेबू की डेथ हो जाती है, जो उसके साथ मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ एसोसिएटेड है कि शहज़ादी जो मुग़ल शहज़ादी थी उसने उसको जहर दिया। बीजो फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बंदरिया। तैमूर शाह की मलका बेगम जान को हक़ारत से बंदरिया कहकर पुकारती थी। इसकी वजह से आज इस मकबरे का नाम भी उसी मुनासबत से बीजो का मकबरा पड़ चुका है। दुरानियों या अफ़गानियों ने पेशावर पर तकरीबन निस्फ सदी तक हुकूमत की, ताहम आज पेशावर में उनसे मुंसलिक कोई भी बड़ी तारीख़ी इमारत मौजूद नहीं है। जहाँ तक बिल्डिंग्स का ताल्लुक़ है वो तो मतलब हर एक पीरियड की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होती है आबादी के लिहाज से। मतलब मुग़लों ने अगर बहुत बड़े बड़े इमारत बनाए पेशावर में, जैसे कि मस्जिद माबद खान, ये दलजाक टूम, कोटला मोहसिन खान, शेख इमामुद्दीन टूम या दूसरे मतलब कई ज़बरदस्त इमारत उस टाइम में बनाए। दुरानी पीरियड की स्ट्रक्चर जो है, बिल्डिंग जो है, वही चीज़ों को कॉपी किया जो पहले से ऑलरेडी राज थे, मतलब वही उसकी एलिमेंट्स उसमें यूज़ हुए। पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख़ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ कहते हैं कि दुरानियों के तारीख़ी विरसे को महफूज ना करना नाअहली से ज़्यादा सियासी और शनाख्ती मसला है। उसको हम अगर सियासी नुक्ता नज़र से देखें तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बनने के बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का हमेशा मसला रहा है। ड्यूरेंट लाइन की वजह से और कुछ और चीज़ें ऐसी आई तो अफ़गानिस्तान से जो मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं वो क़ब्र की सूरत में है यहाँ पे, या वो मस्जिद की सूरत में है, वो बाग़ की सूरत में है। तो लगता ऐसा है जैसे
सियासी वजूहात की बुनियाद पर उनको तवज्जो नहीं दी गई। दूसरी तरफ जो दूसरे ये लोग हैं मुग़ल हैं, तो मुग़लों के साथ पाकिस्तान तो अपने आप को एसोसिएट करता है कि मुग़ल और मोहम्मद बिन कासिम उन चीज़ों को उन्होंने लिया हुआ है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा बीजो के मकबरे की दोबारा बहाली का इरादा रखता है। जहाँ तक बीजो टोम की बात है तो डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी ने इसी बिल्डिंग की कंजर्वेशन और इसकी रिस्टोरेशन वो अपनी एक PC1 में डाली है, एडेप्टिव यूज़ ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर इसमें कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन का काम शुरू होगा और इसको अपनी ओरिजिनल हालत में रिस्टोर करेंगे। अब्दाली या दुरानी सल्तनत की चंद एक बाक़ियात ही आज खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर सिर्फ कब्रों के निशानात हैं। मसला सियासी हो या शनाख्त का, लेकिन नई नस्ल को एक अजीम तारीख़ी विरसे से रोशनास कराया जाना ज़रूरी है। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA प्लस पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। तिनका तिनका जोड़कर परिंदे घोंसला बनाते हैं, लेकिन आपको लिए चलते हैं ऐसी इंसानी बस्ती में जहां तिनका तिनका जोड़कर घर बनाए जाते हैं। सूबा पंजाब के ज़िले गुजरावाला में कादिराबाद बैराज के गिर्द सिंध से आकर आबाद होने वालों और मकामी माहीगीरों की ऐसी बस्तियां हैं जो दरियाई घास और मिट्टी के गारे से बने घरों पर मुश्तमिल हैं। ये घर बनते कैसे हैं और ये खुश्क घास मज़ीद किस काम आती है? समर खान की इस रिपोर्ट में। सूबे पंजाब में कादराबाद बैराज से मुंसलिक इस तालाब पर सूरज की रोशनी फैल चुकी है। साहब खान और इस जैसे बहुत से माहीगीर पानी में उतर रहे हैं। किसी का मकसद मछली पकड़ना है तो कोई इस तालाब में उगी कुदरती घास काटने की गर्ज से यहाँ आया है। इन कुदरती तालाबों के करीब बसने वालों का ये रोजाना का मामूल है। कहीं पानी ज्यादा होता है, कहीं कम, 5 फीट, 6 फीट, 10 फीट, कहीं दलदल होती है, लेकिन हमें उसके अंदर उतरना पड़ता है। कीड़े मकोड़े भी होते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होती है। हमारा रोजगार यही है, इसी को जलाते हैं, इसी से घर बनाते हैं, इसी को बेचते हैं। साहब खान ने तो अपने काम का तारुफ करवा दिया, लेकिन आपको दिखाते हैं कि मुकामी ज़ुबान में डिब या किंदर कहलाई जाने वाली दरियाई घास को माहीगीरों की ये बरादरी कैसे कारआमद बना रही है। हेड कादराबाद की हदूद के आगाज़ो इख्तिताम पर सिंधी मुहाजिरों और मुकामी माहीगीरों की बस्तियां इसी डिब और मिट्टी से बने कदरे कच्चे लेकिन मुनफरिद आशियानों का मंजर पेश करती हैं। इन बस्तियों में दाखिल हों तो कहीं ये डिब खुश्क होने के लिए बिछाई गई है, तो कहीं इसे इस्तेमाल में लाते हुए पहले से बने घरों की बहाली और मुरम्मत की जा रही है। इन्हीं में से एक सिंधी बस्ती के दोस्त मोहम्मद सर्दियों की आमद से पहले अपने बरामदे के गिर्द डिब की दीवार बांध रहे हैं ताकि ठंडे मौसम का मुकाबला कर सकें। सर्दियों के लिए कुछ गुजारेमंद होता है, गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट होता है, इसकी छां ठंडी होती है। बारिश में इनके 2 पर्दे होते हैं, ऊपर से एक सेंटर में शापर डाल देते हैं। ये 2 छपरे होते हैं जिनके सेंटर में शापर होता है और नीचे बारिश नहीं आती। ख्वातीन डिब को घरों में चूल्हा जलाने के लिए बतौर ईंधन भी इस्तेमाल करती हैं। मौसम गर्मा में जब माहीगीरी का काम ख़त्म होता है तो यही माहीगीर और इनके ख़ानदान इसी डिब से नमाज की सफ़ें, चटाइयाँ, टोकरियाँ और इस्तेमाल की दीगर अशिया तैयार करके मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। 12 महीने बनाने हमारा ये 12 महीने का काम है। हम ये डब स्टॉक करते हैं। 200 रुपए की भी है, 500 की भी और 800 रुपए की भी है। अगर कोई खरीदार आ जाए तो उसे फरोख्त कर देते हैं और अगर ना आए तो फिर हम शहरों में खुद जाकर बेच आते हैं। दे देने जे ना हो तो फिर असि आप शहर च जाने हैं। अपनी मदद आपके तहत जिंदगी गुजारते इन बस्तियों के बासियों का शिकवा है कि इन्हें बिजली, पानी, सेहत जैसी बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं। बच्चों के पैदाइशी सर्टिफिकेट और ख्वातीन के शनाख्ती कार्ड का हसूल भी आसान नहीं, लेकिन हाल ही में गैर सरकारी तंजीम की वजह से तालीम इनके दरवाज़ों तक पहुँची है।
हमारा फोकस इस चीज़ पे है तो ये दीन के बारे में थोड़ा सा सीख जाएं। हम इधर कुरानी तालीम इन्हें देते हैं और दूसरा ये है कि इन्हें खुद का पता हो, इन्हें सफाई का पता हो, हमने किस तरह से रहना है, ये खुद को सवार के साफ़ सुथरा रख सके और माशरे में चल सके। ये ना हो कि कहीं भी जाएं लोग इनसे पीछे पीछे होते हैं कि ये तो साफ़ ही नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त है कि बुनियादी सहूलतें तो कम से कम हमें दें। अरसा दराज से यहाँ बैठे हैं, कोई बिजली गैस का निजाम नहीं, शनाख्ती कार्ड बनाने में मसाइल आते हैं। करीबी हेड कादराबाद है, वहाँ बिजली बनाने का सारा निजाम है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं। कोई गल नहीं, मच्छर लड़ाते रहने। ऊपर पंखा चलता है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। पक्के और अपने घरों का ख्वाब तो दूर से दिलफरेब दिखाई देने वाले इन आशियानों में बसने वाले अफराद भी देखते हैं। साल बाद नए सिरे से घर बनाना एक मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन अपने आबाओ अजदाद से सकाफत के नाम पर सर छुपाने की जगह बनाने का हुनर सीखने वाले इन अफराद में शऊर और आगाही जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे ही इन बस्तियों में इन्हें बुनियादी सहूलतों की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, कादराबाद। मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर मुख्तलिफ फनपारे बनाना मोज़ैक आर्ट कहलाता है। पाकिस्तान में इस कदीम आर्ट से कई लोग वाबस्ता हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नज़रुल इस्लाम एक ऐसी खातून आर्टिस्ट से मिलवा रहे हैं जिन्होंने मोज़ैक आर्ट को बतौर पेशा अपनाया है। आइए उनसे मिलते हैं। मोज़ैक आर्ट मेरा प्रोफेशन है, मेरा पैशन है। इटली में इसको बाकायदा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वहाँ के प्रोफेसर्स हैं मोज़ैक के। हमारे पाकिस्तान में ऐसे नहीं, आपको एज ए लेबर ट्रीट किया जाता है। जब हम बाहर जाते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि आप तो स्टोन ही जोड़ती है ना, क्या करती है। मेरा नाम शाजिया नवाब है, मेरा ताल्लुक़ चित्राल KPK से है। मैं एज ए मोज़ैक आर्टिस्ट 12 साल से काम कर रही हूँ। मोज़ैक आर्ट की जब हम बात करते हैं, ये बहुत पुराने दौर का आर्ट है, एंशियंट आर्ट है। छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के कोई भी यूजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको मोज़ैक आर्ट कहते हैं। मुझे कदीम चीज़ों से बचपन से पता नहीं कि हम पत्थरों के साथ खेलते आए हैं, पहाड़ों से आए हैं, तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी। जब मैंने शुरू में स्टार्ट की थी मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि अब जब मार्बल का नाम ही लेते हैं तो उस इंडस्ट्री में सारे मेल वर्कर्स हैं, तो फीमेल कोई इवन उसकी तरफ कोई देखते भी नहीं। जब मैं जाती थी मुझे मटेरियल इवन नहीं देते थे कि एक फ़ीमेल होकर इस इंडस्ट्री में भी आ गई आप, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। एक लड़की के लिए तो अच्छा है कि जॉब कर लें या कोई ऐसी काम करो जो सिलाई कढ़ाई का काम, लेकिन मुझे और डिफरेंट कुछ करना था, इसी वजह से मेरी पैशन और बढ़ती गई। फिर मैंने इसको प्रोफेशन बना लिया। मेरे पास जो प्रोडक्ट बने हुए हैं, इस प्रोडक्ट में हमने सिर्फ मार्बल को ही यूज़ नहीं किया है, हमने जो ट्रैश है उसका बजरी जो है उसको भी हम यूज़ करके प्रोडक्ट बनाए हैं। इसमें ये क्या है कि हर चीज़ को भी आप यूज़ करके उसको आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ आप बना सकते हैं। मोज़ैक का मतलब ही ऐसा है कि पीसेस टुगेदर। इसको हम टेबल टॉप पे भी ला सकते हैं, इसको शीशे पे मिरर फ्रेम पे भी लगा सकते हैं, इसको वॉल पे नीशेस के अंदर भी हम लगा सकते हैं। तो हम वेरिएशंस इस पर आए दिन लेकर आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं। 2011 से लेके अभी तक मैंने 2000 कम से कम लोगों को मैंने ट्रेन की है, लेकिन आपको कोई भी मार्केट में नज़र नहीं आएंगे जो इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग है। इसको वो लोग कर सकते हैं जिसके अंदर मतलब कुछ करने की कुछ गट्स हो, या फिर किसी को ज़रूरत हो कि ये काम कर सकती है। पाकिस्तान में लोग ज़्यादा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हमें इजीली कहीं पे काम मिल जाए। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे फिर आपको चीज़ों की वैल्यू का पता नहीं होगा। लोग ऐसे भी कॉम्प्लीमेंट पास कर जाते हैं कि आप प्राइस क्या है, मैं अगर बताऊँ 5000 के, कहते हैं 2 स्टोन ही तो जोड़ें, ठीक है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं आके कहते हैं वाह इतना ज़बरदस्त आर्ट, एंशियंट आर्ट है। जिसको पता हो तो वो हमसे बहस भी नहीं करता है, जो प्राइस हम बताते हैं वो उसी प्राइस में भी लेके जाते हैं और फिर आगे ऑर्डर भी मिलते हैं। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और ख़ित्ते दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, YouTube पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।